हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मूड के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उस वीडियो में हमने देखा था मूड क्या होता है, मूड का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और मूड के कितने टाइप्स होते हैं। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मूड होता है वो 3 टाइप का होता है, मतलब मूड के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडिकेटिव मूड, एक होता है इम्पेरेटिव मूड और एक होता है सबजंक्टिव मूड। तो इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव मूड के बारे में हमने उस वीडियो में पढ़ लिया था। हम ऑलरेडी इन 2 मूड्स के बारे में उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबजंक्टिव मूड के बारे में। ठीक है, सबजंक्टिव मूड क्या होता है, हम इसका प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार हम सबजंक्टिव मूड के बारे में पढ़ने से पहले एक बार पीछे की थोड़ी सी बातों को हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि मूड जो होता है वो क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है। मूड कुछ नहीं होता, मूड हम वर्ब की फॉर्म को ही कहते हैं। होता क्या है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो वर्ब उस सेंटेंस में 3 तरह से आ सकती है। मतलब वर्ब इन ए सेंटेंस कैन प्ले 3 रोल्स। वर्ब किसी भी सेंटेंस में 3 रोल प्ले कर सकती है। पहला है टेंस। अब टेंस क्या होता है, टेंस हम वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जो वर्ब की फॉर्म हमें एक्शन या सिचुएशन के टाइम के बारे में बताती है। दूसरा है मूड। अब मूड क्या होता है, तो मूड भी वर्ब की फॉर्म ही होती है। तो वर्ब की वह फॉर्म जो हमें किसी पर्सन के किसी एक्शन या इवेंट के प्रति उसके इंटेंशन या एटीट्यूड के बारे में बताए, उस वर्ब की फॉर्म को हम मूड कहते हैं। उसके बाद आता है वॉइस। अब वॉइस क्या होती है, तो वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें यह बताती है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस सेंटेंस में मेंशन किए गए एक्शन का डूअर है या रिसीवर है। तो ऐसी वर्ब की फॉर्म को हम कहते हैं वॉइस। तो इस तरह से जो वर्ब होती है उसको हम 3 तरीकों से किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हम मूड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा फोकस यहाँ पर मूड के ऊपर रहेगा। ठीक है, टेंस और वॉइस के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा सारा फोकस जो है इस वीडियो में मूड के बारे में रहेगा। तो मूड क्या होता है, मूड एक वर्ब की फॉर्म होती है। हमने ये तो जान लिया कि मूड एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें किसी पर्सन के किसी एक्शन या इवेंट के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, क्या इंटेंशन, इस बारे में बताती है। अब लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मूड होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है इंडिकेटिव मूड, एक होता है इम्पेरेटिव मूड और एक होता है सबजंक्टिव मूड। ठीक है, तो इंडिकेटिव मूड क्या होता है। अब इंडिकेटिव मूड, जब हम कोई वर्ब इंडिकेटिव मूड में प्रयोग करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें कोई वर्ब इंडिकेटिव मूड में प्रयोग करनी हो तो इंडिकेटिव मूड में वर्ब का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। हम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, एक चीज़ मतलब ईजिली समझ सकते हैं कि जब हम किसी वर्ब का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जिन वर्ब्स का प्रयोग हम टेंस में करते हैं, तो वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर हम उस वर्ब का प्रयोग इंडिकेटिव मूड में कर रहे होते हैं। देखिए, आपने टेंस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह आपने ये टेंस पढ़े होंगे। अब इन सभी टेंसेज में आपने जो भी वर्ब यूज की, वहाँ पर उस वर्ब को इंडिकेटिव मूड में प्रयोग किया गया होता है। मतलब जब भी हम टेंसेज में कोई वर्ब यूज करते हैं तो हम वो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो वर्ब होती है वो किस मूड में होती है, वो इंडिकेटिव मूड में होती है। इम्पेरेटिव मूड में वर्ब कब होती है, इम्पेरेटिव मूड में वर्ब तब होती है जब हम किसी इम्पेरेटिव जो है, मतलब हम किसी वर्ब का प्रयोग किसी को ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, वार्निंग देने के लिए, ठीक है ना, इस तरह के पर्पज़ के लिए जब हम किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं और उस समय जो वर्ब होती है वो हम उसको इम्पेरेटिव मूड में प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इंडिकेटिव मूड में मतलब मूड के 3 रूप होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड और सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड के बारे में मैंने आपको अभी कुछ बताया नहीं है। इंडिकेटिव मूड और आप इम्पेरेटिव मूड के बारे में ईजिली आप समझ सकते हैं कि आपने कोई भी सेंटेंस देखा होगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब इम्पेरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है ये वर्ब यहाँ पर इम्पेरेटिव मूड में, मतलब इम्पेरेटिव मूड है इसका। ठीक है, इम्पेरेटिव मूड में मैंने ये वर्ब यूज़ की है यहाँ पर। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, जैसे ही लिव्स इन इंडिया। अब यहाँ पर जो मैंने वर्ब यूज़ की, ये यहाँ पर मैंने टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर मैंने जो वर्ब यूज़ की है ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ की है। तो यहाँ पर ये वर्ब किस मूड में है, यहाँ पर ये इंडिकेटिव मूड में है।
अब इंडिकेटिव मूड में ये वर्ब क्यों है, क्योंकि इंडिकेटिव मूड में जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी फैक्ट को, किसी सच्चाई को, किसी हकीकत को। तो इंडिकेटिव मूड का प्रयोग हम किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो जो वर्ब के ये 3 मूड्स होते हैं, ठीक है, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जेंक्टिव मूड। तो आप इंपेरेटिव मूड को तो एक साइड कर दीजिए। अब बच गए 2 मूड, कौन कौन से बच गए? इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड, और एक बच गया सब्जेंक्टिव मूड, ठीक है, सब्जेंक्टिव मूड। तो इनको आप इस नज़र से देख सकते हैं कि एक होता है फैक्ट, एक होता है जो फैक्ट नहीं होता है, ठीक है, एक तो होता है फैक्ट, एक जो होता है नॉन फैक्ट, नॉन फैक्ट। तो जब हम किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम इंडिकेटिव मूड का प्रयोग करते हैं वर्ब की, और जब हम किसी ऐसे इवेंट या किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं जो नॉन फैक्चुअल है, ठीक है, हम नॉन फैक्चुअल यहाँ पे कह सकते हैं, नॉन फैक्चुअल, तो उसके लिए हम सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इंपेरेटिव मूड या इंडिकेटिव मूड, इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको ईजिली वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इंडिकेटिव और इंपेरेटिव मूड क्या होते हैं। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये मूड्स, ठीक है। आप इजीली ये समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं, किसी भी टेंस में लिखो चाहे, लेकिन उस सेंटेंस में हम वर्ब किसी टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो बस, तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो इंडिकेटिव मूड में होती है। और अगर हम कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो इंपेरेटिव मूड में होती है। अब बात आती है सब्जेक्टिव मूड की। तो सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? तो देखिए, जो सब्जेक्टिव मूड होता है वो भी एक वर्ब की फॉर्म होती है, क्योंकि मूड एक वर्ब की फॉर्म होती है तो सब्जेक्टिव मूड भी वर्ब की फॉर्म ही होती है। तो सब्जेक्टिव मूड इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्टिव मूड वर्ब की उस फॉर्म को कहा जाता है विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए नॉन फैक्चुअल एक्शन और इवेंट, जिसका प्रयोग हम किसी नॉन फैक्चुअल इवेंट या एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तरह के एक्शन और इवेंट होते हैं। एक तो होते हैं जो फैक्ट होते हैं और एक होते हैं जो नॉन फैक्ट होते हैं, ठीक है। नॉन फैक्ट या नॉन फैक्चुअल कह सकते हैं आप। 2 तरह के एक्शन या इवेंट होते हैं। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटिव मूड, और इनको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब का सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। इंपेरेटिव मूड इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है बस। अब इनमें डिफरेंस जानने के लिए हम ये सेंटेंस देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है ही हैज़ ए कार। अब यहाँ पे फैक्ट को बताया गया है कि किसी व्यक्ति के पास कार है, तो हम कह रहे हैं कि भाई उसके पास कार है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसके पास कार है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर किसी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई किसी की कोई अनरियल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक फैक्ट है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये इंडिकेटिव मूड में है, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट बताया जा रहा है, कोई किसी की इंटेंशन नहीं है, कोई मतलब अनरियलिटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई विश दैट आई हैड ए कार। काश मेरे पास एक कार होती। अब यहाँ पर फैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि काश मेरे पास कार होती, इसका मतलब मेरे पास कार नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक अनरियल सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ, अनरियल सिचुएशन। तो यहाँ पे अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट कही गई है, मतलब ये जो यहाँ पे कहा गया है ये अनरियल है, ठीक है। काश मेरे पास कार होती, लेकिन मेरे पास कार रियल में तो नहीं है भाई। जब मैं ये कह रहा हूँ कि काश मेरे पास कार होती, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडरस्टूड मीनिंग क्या हुआ? आई डोंट हैव एनी कार। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है और इसमें जो टेंस यूज़ किया गया है ये सब्जेक्टिव मूड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इंसिस्ट दैट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी जोर देकर कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाया करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे फादर की इंटेंशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मेरे पिताजी क्या चाहते हैं ये, और ये मेरे फादर की इंटेंशन है। अब फादर की इंटेंशन है तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की गई है यहाँ पर ये यहाँ पर सब्जेक्टिव मूड में है, यहाँ पर किसी फैक्ट को एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है इंडिकेटिव मूड में, और जब किसी नॉन फैक्चुअल एक्शन या इवेंट को एक्सप्रेस करते हैं किसी वर्ब के द्वारा, तो वो वहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वो वहाँ पर वर्ब की सब्जेक्टिव मूड होता है वहाँ पर। अब जो सब्जेक्टिव मूड होता है इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और एक होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब बात आती है कि हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगी जब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में पढ़ेंगे, या कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करना होगा।
तो देखिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ये बताना चाहें कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की डिमांड है, या हम प्रेयर करना चाहते हैं, प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, तो हम सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। या हम किसी ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इन सभी चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो डोंट वरी, मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद बात करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड की। हालांकि इस मूड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग हम करते हैं अनरियलिटीज़ बताने के लिए, इमेजिनेशन बताने के लिए, इम्प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बताने के लिए, अनफुलफिल्ड विशेज़ के बारे में बताने के लिए। कोई ऐसी विश जो फुलफिल नहीं हो सकती, अनरियल सिचुएशंस के बारे में बताने के लिए, मतलब जो रियल है ही नहीं, ठीक है, या हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं या किसी चीज़ के होने के चांसेस ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। पहले तो आप देखिए पर्पस देख लीजिए कि हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग इसलिए करेंगे, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग इसलिए करेंगे, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, उन एग्जाम्पल्स में हम सभी चीज़ों को देखेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि जो भी ये मूड्स हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर हम मूड्स का जिक्र कर रहे हैं, इन मूड्स, ये जो मूड्स हैं आप इनको वर्ब की फॉर्म समझना और कुछ मत समझना, बस वर्ब की फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में, बस पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है कि जब हम किसी वर्ब को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में प्रयोग करेंगे तो उस वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं। भाई ये भी एक दिमाग में आएगी बात कि भाई वर्ब की क्या फॉर्म होगी जिसको हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कह सकते हैं। तो देखिए अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है और अफर्मेटिव है, तो हम वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे बस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रन, तो बस ये बेस फॉर्म है, इसके साथ ना तो एस होना चाहिए, ना इस कोई वर्ब मान लीजिए गो है तो इसके साथ हम ई एस वगैरह लगाते हैं, तो ना ऐसा कुछ होना चाहिए, ना इसके साथ आईएनजी वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म होती है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम यूज़ करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना बी का रूप यूज़ नहीं करेंगे, बी की कोई फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, इज एम आर वाज वर्ब वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उनमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और एक्टिव वॉइस में है तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म। और अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और नेगेटिव है तो हम यूज़ करेंगे नॉट बी, ठीक है, नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम, मतलब जो वर्ब है उसको हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कुछ इस तरह से यूज करते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक एक करके हम समझते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग कैसे करते हैं। नेसेसिटी बताने के लिए, रिक्वायरमेंट बताने के लिए, डिमांड बताने के लिए, प्रेयर बताने के लिए, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बस इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं। अब ये सेंटेंस देखिए यहाँ पर, माई फादर सेड टू मी ब्रश योर टीथ डेली। अब यहाँ पर ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। ये यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए जो भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया होता है उसमें क्या होता है, एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है और एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, ठीक है, बीच में कोमा होता है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है इसमें एक वर्ब होती है, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और इसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। हालांकि ये
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के द्वारा। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम कब करते हैं, किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस देने के लिए, ठीक है, किसी को वार्निंग देने के लिए, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फादर क्या कर रहे हैं, मेरे को एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। तो अगर आप किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को वैसे लिखते हैं, जैसे अगर मैं ये लिख देता ब्रश योर टीथ डेली, मान लीजिए मैंने ये ऐसे लिख दिया, तो ये अब इम्पेरेटिव मूड में है, ये वर्ब जो है ना ये इम्पेरेटिव मूड में है क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब मैंने आपको क्या बताया कि देखिए जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम कैसा सेंटेंस लिखते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है। तो वहाँ पर हमने अगर वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में मतलब उसको हमने सिर्फ इम्पेरेटिव लिखा है, तो वहाँ पर वर्ब जो होगी वो इम्पेरेटिव मूड होगा उसका। जैसे यहाँ पर मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा, तो यहाँ पर जो वर्ब है ये इम्पेरेटिव मूड में है, ठीक है। इसका जो मूड है वो कैसा कहेंगे हम, इम्पेरेटिव मूड। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि अगर हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को, ठीक है, अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख दें, मतलब हम इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट एडवाइस, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे वर्ब का सब्जेक्टिव मूड यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो अब अगर मैं इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखूँ तो मैं किस प्रकार से प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करूँगा, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये इम्पेरेटिव मूड में ये वर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो। लेकिन अब देखिए अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए होते हैं तो उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो पहले हम ये सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियरली जो है ना समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इस सेंटेंस को अगर आप इस ऐसे चेंज करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। आपने चीज़ें पढ़ी होंगी जब आपने नरेशन किए होंगे, अगर आपने नरेशन पढ़ रखे हैं तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सैड टू है, तो यहाँ पर हमें इसको कर दिया एडवाइस, ठीक है, क्योंकि एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर, तो एडवाइस लिख दिया। उसके बाद हमने कोमा, इन्वर्ट कोमा को हटा के टू लगाया, ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और टू के बाद में ये सेंटेंस हमने ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ तक हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कोई वर्ब यूज नहीं की है, ठीक है। अभी क्या है कि हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। अब ये हमने क्या किया यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमने इन्फिनेटिव फ्रेज थी हमारी ये, इसको हमने दैट क्लोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने दैट क्लोज में कन्वर्ट कर दिया, तो अब कैसे किया हमने ये, तो देखिए माई फादर एडवाइज्ड मी, यहाँ तक तो हमने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी देखिए माई फादर एडवाइज्ड मी। उसके बाद जो इन्फिनेटिव फ्रेज है हमने सिर्फ इसको दैट क्लोज में चेंज किया है। तो इसको हमने कैसे किया, देखिए हमने दैट लिखा, क्योंकि दैट क्लोज बनाएंगे तो दैट लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि क्लोज बना रहे हैं हम, तो हमें आगे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो टू इन्फिनेटिव है यहाँ पर, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस वर्ब को करने वाला कौन है, तो इस वर्ब को करने वाला ये यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, इस प्रोनाउन को। तो इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई, और उसके बाद ये वर्ब लिख देंगे ब्रश, ये वर्ब लिख दी हमने, ठीक है, ये वर्ब लिख दी। लेकिन इस वर्ब से पहले आपको शुड मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करनी है, हमेशा शुड मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करनी है, शुड के अलावा कोई और यूज़ नहीं करना है। उसके बाद बाकी जो सेंटेंस है वो लिख दिया माइट इज़ डेली, तो आगे लिख दिया हमने माइट इज़ डेली, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की है हमने यहाँ पर, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बनेगी, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया, और इसमें से हम शुड को हटा भी सकते हैं, तो अब हमारा सेंटेंस अब भी सही है। तो ये जो वर्ब यूज़ हुई है ना यहाँ पर, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है। तो इस तरह से जब भी हम किसी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं, और उन इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं,
तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के लिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब इंडिकेटिव मूड में, मतलब इंपेरेटिव मूड में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है तो यहाँ पर ये वर्ब इंपेरेटिव मूड में है, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्ब किस मूड में है, ये प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड में है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, मतलब ये जो कहा जा रहा है ये इस पर्सन का, सब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसका इंटेंशन है। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट नहीं बताया जा रहा है कि ये ऐसा होता है, ये तो सिर्फ इसकी इंटेंशन बता रहा है। माई फादर की, मेरे पिताजी की इंटेंशन ये है कि मैं अपने जो है दांत हैं उनको डेली ब्रश करूँ, मेरी इंटेंशन बताई जा रही है। एक और सेंटेंस के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लिया मैंने, ही सेड टू मी ओपन द डोर। अब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है कि यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में इसको लिखा गया है। अब यहाँ डायरेक्ट स्पीच में इसको लिखा गया तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब है ये इंपेरेटिव मूड में है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो कैसे करेंगे, देखिए हमने ऐसे किया, ही सेड टू का किया आस्क्ड, उसके बाद मी, और उसके बाद हमने कोमा इन्वर्ट कोमा को हटा के टू लगाया, टू के बाद में ये सेंटेंस जो होगा तो लिख दिया, जैसे हमने इससे पहले वाला सेंटेंस किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये सेड टू की जगह आस्क्ड क्यों किया यूज़। तो देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा, टू ओपन द डोर, कि दरवाज़ा खोल दो। अब होता क्या है कि जो आस्क वर्ब होती है ना, ये आस्क वर्ब, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कहना और एक होता है पूछना, दो मीनिंग होते हैं इसके। अब आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि कहना कब होता है और पूछना कब होता है। तो देखिए अगर आप कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं और उसमें आप लिखते हैं सब्जेक्ट कमल, उसके बाद आप ये वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑप्शनल होता है आप कर भी सकते हैं, आप रहने भी देते, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आप यूज़ करते हैं दैट यूज़ करते हैं, या आप टू यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कोई और नाउन या प्रोनाउन आ सकता है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन कई बार हम इसको नहीं भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आप मान के भी चल सकते हैं और आप यहाँ रहने भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे देखिए, आगे अगर आप दैट यूज़ कर रहे हैं या टू यूज़ कर रहे हैं तो टू यूज़ करेंगे तो कोई इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगी, और अगर दैट यूज़ कर रहे हैं तो कोई क्लोज बनेगी। अगर ऐसा है आस्क के बाद तो ये आस्क का मतलब हो जाएगा कहना, ठीक है। और अगर हमने ऐसे लिखा कमल आस्क्ड, ठीक है, ये आस्क के साथ अगर यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है ना, तो ये क्योंकि फाइनाइट वर्ब है, ये कोई मूड नहीं है, तो यहाँ पर आपको एस लगाना है। और अगर टेंस है तो यहाँ पे आपको ईडी वगैरह लगाना है, आस्क्ड वगैरह इस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कमल लिखा उसके बाद आस्क वर्ब यूज़ की, तो आस्क को आप टेंस के अकॉर्डिंग लिखनी है आपको, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपको एस लगाना पड़ेगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ लगे तो आस्क्ड करना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने आस्क वर्ब यूज़ की, और उसके बाद मैंने अगली क्लोज जो लिखी वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, दैट क्लोज नहीं है, और वो इफ़ से शुरू है। आगे मैंने इफ़ लिख दिया और इफ़ के बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब, ये इस तरह से। तो ये इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे है पूछना, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको समझ कर चलना है। तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब जब हम किसी से कुछ कहते हैं, या मान लीजिए हमने किसी को एडवाइस दी, ऑर्डर दिया या रिक्वेस्ट किया, तो ये तो हमें क्लियरली पता चल जाता है। लेकिन कई बार हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसमें हम कोई ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वाली कोई सेंस नहीं होती है, हम सिर्फ सिंपली उनको कहते हैं बस कुछ, ठीक है ना। जैसे उसने मुझसे कहा तो ही टोल्ड मी का मतलब होता है बताना, आस्क का मतलब भी होता है कहना। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा टू ओपन द डोर, कि दरवाज़ा खोल दो। तो ये यहाँ पे मैंने जो आस्क यहाँ पे यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, कहना। अब हुआ क्या, ये तो मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे कैसे, कि क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस को मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस को यहाँ पर मैंने जब लिखा तो यहाँ पे मैंने टू इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस की लिखी है, ठीक है ना। मतलब ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज बनी है इंपेरेटिव सेंटेंस से आई है। तो ऐसे जो इंपेरेटिव सेंटेंस से बनी हुई जो ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसको मैं दैट क्लोज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे की थी, यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं इसको दैट क्लोज में कन्वर्ट करूँगा तो देखिए कैसे करूँगा, मैं दैट लिखूँगा, दैट के बाद क्योंकि मैं क्लोज लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट लिखूँगा तो वो क्या सब्जेक्ट लिखूँगा, इस ओपन से पहले ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन देखिए ये,
ठीक है, यहाँ पर आप सपोज भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं है तो आप सपोज भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब मैंने ये लिखा तो इसको, क्योंकि ये तो मी तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था, लेकिन मुझे तो सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद मैं ये वर्ब लिखूंगा, ओपन लिख दिया, लेकिन इसके बाद मुझे शुड लिखना पड़ेगा, शुड, और उसके बाद बाकी सेंटेंस है वो जो का तो लिख दूंगा द डोर। अब यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। जब अगर आपको एक आ जाए कि सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, तो आप ये भी लिख दो, ये भी सही है, चाहे ये लिख दो, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कही जाएगी, ठीक है, यहाँ से हम शुड को हटा भी सकते हैं। आई होप अब इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब ये दो सेंटेंस लीजिए, अभी दोनों सेंटेंस क्या है देखिए। पहला सेंटेंस द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही ब्लैंक देयर बाय बस। अब यहाँ पे गो वर्ब है, और यहाँ पर देखिए द मैन आस्क्ड हिज सन इफ़ ही ब्लैंक देयर बाय बस, यहाँ पर भी गो वर्ब है। अब आपको यहाँ पर देखना है कौन से में आपको नॉर्मल वर्ब यूज़ करनी है और किस में आपको सब्जेक्टिव मूड में वर्ब यूज़ करनी है। तो इसके लिए देखिए ये एक क्लोज हो गई, द मैन आस्क्ड हिज सन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दैट क्लोज है। तो आस्क के बाद एडवाइस के बाद ऑर्डर्ड के बाद देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको आस्क्ड, ठीक है, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, ये वर्ब मिलेंगी, इनमें से कोई भी मिलो। उसके बाद आपको मिलेगा इनका ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना हिज सन, ऐसे। उसके बाद दैट क्लोज मिलेगी। दैट क्लोज में आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है, बस इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए ये दैट है, यहाँ पर आस्क है, और दैट के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है तो मैं वर्ब क्या लिखूँगा, तो वर्ब के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस में अगर हमारा सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में ही है। कैसे एक्टिव वॉइस, देखिए कैसे है एक्टिव वॉइस, हम यहाँ पढ़ते हैं ही गो देयर बाई बस, उसे वहाँ बस से जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जाने का काम कौन करेगा, ये सब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही किसी उस एक्शन को कर रहा हो जिस एक्शन का जिक्र उस सेंटेंस में किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे तो हम यूज़ करेंगे वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात गो। अगर आपने यहाँ पे ईएस लगा दिया इस सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर समझ के, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो आपको क्या यूज़ करना है, गो। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए आस्क वर्ब यूज़ कर दी, यहाँ पे आस्क यूज़ कर रखी है। देखिए ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड ये यूज़ करेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तो सीधा दैट देखना है और ये करना है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इस आस्क वर्ब में होता है, क्योंकि आस्क के दो मीनिंग होते हैं, कहना और पूछना। आस्क का प्रयोग हम जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब भी करते हैं, और आस्क्ड वर्ब का प्रयोग हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आस्क्ड, और इसके बाद लिखा हुआ है देखिए इफ़ क्लोज है, ये दैट क्लोज नहीं है बल्कि इफ़ क्लोज है। तो इफ़ क्लोज है तो यहाँ पर हमें नॉर्मल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, या तो हम यूज़ कर सकते हैं वेंट, या हम यूज़ कर सकते हैं हैड गॉन, तो ये कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया ये, तो ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सेंटेंस कैसे बनाया देखिए। ये सेंटेंस द मैन said to his son, comma inverted comma, do you go there by bus, ठीक है। या तो ये सेंटेंस है, मतलब इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इंटरोगेटिव है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव जो रिपोर्टेड स्पीच होती है तो हम उसको इफ़ क्लोज बनाते हैं आगे, ये जैसे ये। अगर आप यहाँ पे डू मानते हैं तो यहाँ पे आपको करना है वेंट। यहाँ पे अगर आप डिड मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हैड गॉन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने के, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर हमारी जो वर्ब होती है वो किस मूड में होती है, वो इंडिकेटिव मूड में होती है। अर्थात इंडिकेटिव मूड में वो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज की गई होती है। तो जब वर्ब ऑलरेडी इंडिकेटिव मूड में है तो हम एक मूड से दूसरे मूड में नहीं जा सकते, ठीक है। इंडिकेटिव मूड में है तो हमें इंडिकेटिव मूड में रहना पड़ेगा। अब इंडिकेटिव मूड में जब रहना ही है तो इंडिकेटिव मूड में तो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहाँ पर जो वर्ब है ये हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर हम सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लो। ये आपको करना क्या है कि दैट, ये दैट देख लेना, मतलब दैट क्लोज पहचान लेना, ये दैट क्लोज। ये इससे पहले अगर कुछ ऐसा है कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी चलेगा, उसके बाद ये दैट क्लोज आ रही है, ये दैट क्लोज। ये तो यहाँ पर जो दैट के बाद सब्जेक्ट होगा ना और यहाँ पे वर्ब होगी, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में ही प्रयोग की जाएगी। ठीक है, अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब की बेस फॉर्म, पैसिव वॉइस में है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर नेगेटिव है और पैसिव वॉइस में है तो नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको यहाँ बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखते हैं तो किस तरह से सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम अपने जो बाकी जो कंसेप्ट बच गए थे यहाँ पे, ये नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, डिमांड और प्रेयर। ठीक है, ये तो इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो। तो जब हम इनका प्रयोग करेंगे ना, इनका प्रयोग करेंगे नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, डिमांड, ठीक है, प्रेयर, इनमें डबल क्लोज होगी, मतलब सेंटेंस में दो दो क्लोजेज होंगी। ठीक है, एक क्लोज, मान लीजिए क्लोज ये है, एक क्लोज ये है, तो इस क्लोज में ऐसा कुछ बताया जाएगा, मतलब भाई किसी चीज़ की नेसेसिटी है वो यहीं आ लेगा, अब किस चीज़ की नेसेसिटी है वो आगे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाएगा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आगे बताया जाएगा। इसी प्रकार से डिमांड, तो डिमांड है ये यहाँ बताया जाएगा, किस चीज़ की डिमांड है ये आगे बताया जाएगा। तो ऐसा अगर कुछ मिले तो हमें यहाँ पर, ठीक है, जो किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नेसेसिटी है, तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी हमारी। यहाँ पर हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो। अब यहाँ पर इट इज़ इम्पेरेटिव, ये ज़रूरी है, अब यहाँ पे ज़रूरी है मतलब नेसेसिटी ये क्लियर हो गई, तो किस चीज़ की नेसेसिटी आगे लिख रखा है दैट क्लोज में। अब दैट क्लोज में ये लिख रखा है किस चीज़ की नेसेसिटी है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैरीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिख रखी है, लेकिन ये तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख रखी है, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पासपोर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे कैरी के साथ मतलब कैरी को कैरीज बनाया गया है। तो ये तो इंडिकेटिव मूड में हो गई। अब ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि नेसेसिटी है तो भाई हमें तो यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड चाहिए ना, यहाँ पे हमें इंडिकेटिव मूड थोड़ी चाहिए। इंडिकेटिव मूड का जब प्रयोग करते हैं तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया गया, तो इंडिकेटिव मूड है। अब इंडिकेटिव मूड यूज़ नहीं करना है, हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इस्तेमाल करना है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, तो कैरी की बेस फॉर्म क्या होगी, कैरीज। ठीक है, तो हमें ये यूज़ करना है, ये सही हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी क्यों गलत हो जाएगा मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अब अगर मान लीजिए ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, इतना, तो ये सेंटेंस सही होता। ठीक है, द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बताया गया है। अब फैक्ट बताया गया है तो यहाँ पे हम इंडिकेटिव मूड में वर्ब यूज़ करेंगे, और इंडिकेटिव मूड में जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर ये टेंस के अकॉर्डिंग जो हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमें यहाँ पे इसको कैरीज लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इतना लिखते सेंटेंस तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द केस डजेंट रिक्वायर दैट ही इज़ प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए ये दैट क्लोज है, दैट क्लोज से पहले देखिए रिक्वायर वर्ब यूज़ की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है ये बताया जा रहा है। तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, किस चीज़ की नेसेसिटी है, किस चीज़ की नेसेसिटी नहीं है, और किस चीज़ की नेसेसिटी नहीं है या किस चीज़ की नेसेसिटी है, ये सब कुछ दैट क्लोज में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है ये बताया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब किस फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में। तो बेस फॉर्म, ये जो इज की बेस फॉर्म क्या होती है, बी, तो हम ये यूज़ करेंगे, ये यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द मैन एडवाइज्ड हिज सन दैट ही टुक सम रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए दैट क्लोज है, दैट क्लोज से पहले ये देखिए सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिए एडवाइज्ड वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है,
तो इसके बाद जो दैट क्लोज होगी उसमें हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की बेस फॉर्म मतलब टेक। अब एक चीज़ साथ साथ कंफर्म करते चलना, ठीक है। क्या कंफर्म करना है कि जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल हम करते हैं तो जो वर्ब की जो बेस फॉर्म यूज़ करते हैं तो उससे पहले शुड अंडरस्टूड होता है, ठीक है। शुड अंडरस्टूड होता है तो आपको वहाँ पर शुड के साथ मैच करके भी देखना है। तो यहाँ पर जो आप टेक वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये शुड के साथ मैच करती है, तो शुड टेक, तो ये मैच करती है, ठीक है, क्योंकि शुड जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं तो सही है, तो यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट देखिए, वी शैल रिक्वेस्ट हिम दैट ही हैज़ पिटी ऑन हिम। तो यहाँ पे देखिए दैट क्लोज है, दैट क्लोज से पहले देखिए रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट की जा रही है तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद में आस्क्ड हो, ऑर्डर्ड हो या रिक्वेस्टेड हो या एडवाइज्ड हो, ठीक है, और इसके बाद दैट क्लोज अगर लिख रखी है दैट क्लोज तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए दैट क्लोज है तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हैज़ है ये वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है क्योंकि ये शुड के साथ मैच नहीं करेगी। जब हम शुड का यूज़ करते हैं तो शुड के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। शुड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का। तो यहाँ पर जो हैव होती है ना वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हम इसको हटाएंगे और हैव लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कोच ऑर्डर्ड द प्लेयर्स दैट दे प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द अपकमिंग मैच। यहाँ पे देखिए दैट क्लोज है, दैट क्लोज से पहले देखिए ये सब्जेक्ट, ये ऑर्डर्ड, ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद जो दैट क्लोज मिलेगी आपको तो उसमें आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना था, दैट के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना था। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म। तो वर्ब की बेस फॉर्म जब लिखेंगे तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, ये लिखेंगे। अब इसको अगर हम शुड के साथ मैच करें तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। अगर हम इससे पहले शुड लिखें तो शुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म में लिखते हैं तो शुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो लेकिन शुड लिखते नहीं है यहाँ पे हम, ठीक है, मतलब लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम ड्रॉप करके चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी सिटीजन पेज द टैक्स ऑनेस्टली। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ नेसेसरी दैट, तो यहाँ पे दैट क्लोज है, दैट क्लोज से पहले देखिए नेसेसरी वर्ड आ गया। इसका मतलब ये कहा गया है कि ये नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पर किसी की नेसेसिटी है, तो किस चीज़ की नेसेसिटी है, इस चीज़ की। तो जिस चीज़ की नेसेसिटी है उसको हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दैट है, दैट के बाद ये सब्जेक्ट है, इसके बाद जो ये वर्ब है इसको हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो वर्ब की बेस फॉर्म होती है पे, क्योंकि अगर आप शुड पेज लिखते हैं, शुड पेज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो ये हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि मॉडल एक्चुअलिटी के बाद जो वर्ब लगाते हैं उसके साथ हम एस वर्ब की फॉर्म के साथ, मतलब वर्ब के साथ हम एस यस का प्रयोग नहीं करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं करते हैं। हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। तो शुड पेज नहीं लिखते हैं बल्कि हम लिखते हैं शुड पे, ठीक है। तो वर्ब की बेस फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे हम, तो इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, पे। उसके बाद देखिए गॉड सेव्स अवर क्वीन। यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे लिखा गया है, यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे लिखा गया है। देखिए अगर आप लिखते हैं मे गॉड सेव आवर क्वीन, ठीक है, यहाँ पर हम प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान करे हमारी जो रानी है वो सेफ रहे, भगवान हमारी रानी को बचाए। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे गॉड सेव आवर क्वीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये यहाँ पे गलत लिखी हुई है, क्योंकि जब भी हम प्रेयर करने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम बेस फॉर्म लिखेंगे सेव, ठीक है। तो क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप गलती क्या करेंगे, आप लिखेंगे गॉड है, फिर यहाँ पे सेव है और आवर क्वीन, मान लीजिए ये लिखा गया है। यहाँ आप देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे आप एस लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर की गई है। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इट मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म। अब आगे देखिए, द वर्कर्स डिमांडेड दैट द करप्ट मैनेजर वाज सस्पेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दैट क्लोज है,
अब दैट क्लोज है तो यहाँ पे देखिए डिमांड वर्ब यूज़ की गई है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वर्कर्स की डिमांड है। अब क्या डिमांड है किस चीज़ की, इस चीज़ की। अब किसी चीज़ की अगर डिमांड है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया वाज सस्पेंडेड, तो ये गलत है। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये वाज सस्पेंडेड पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में है तो हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ये वोज लिख रखा है ना, ये बी की फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सस्पेंडेड। नेक्स्ट देखिए, द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा दैट हर सन ब्लैंक। नेक्स्ट सेंटेंस है द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा दैट हर सन वाज रिस्टोर्ड टू लाइफ। तो यहाँ पे देखिए दैट क्लोज है, यहाँ पे ये प्रे जो है ये वर्ब यूज़ की गई है, इसका मतलब ये प्रे यहाँ पे प्रेयर की जा रही है, ठीक है। प्रेयर की जा रही है लेडी के द्वारा लॉर्ड बुद्धा की। तो यहाँ पर प्रेयर की जा रही है तो किस चीज़ की प्रेयर की जा रही है, इस चीज़ की। तो जिस चीज़ की प्रेयर की जा रही है वहाँ पर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी रिस्टोर्ड। अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस के बारे में बताता हूँ कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करना है अगर इन फ्रेजेस के बाद में दैट क्लोज आती है। तो देखिए ये फ्रेजेस हैं, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ एडवाइज्ड, इट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ इंपेरेटिव, इट इज़ ऑर्डर्ड, इट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है, और इट इज़ रिक्वेस्टेड। तो इनके बाद में अगर यहाँ पर आपको दैट दिखाई देता है, दैट के बाद सब्जेक्ट मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर वर्ब मिलेगी, तो ये वर्ब जो होगी ना ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में ही यूज़ की जानी चाहिए। अगर आप इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में नहीं रखते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, ठीक है। अब एक नेगेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स दैट दे डिड नॉट मेक ए नॉइज़। तो यहाँ पे देखिए द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, आगे दैट क्लोज में लिख रखा है ये। तो यहाँ पर किस चीज़ का ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। किसके बाद, दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो ये जो वर्ब होगी ना ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है यहाँ पर डिड नॉट मेक, तो ये तो इंडिकेटिव मोड में है, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड प्रयोग करना है और नेगेटिव है ये। तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, आपको सिर्फ नॉट लिखना है और वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, नॉट मेक, ऐसे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।